तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स और इसमें हम लोग ने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ रहे थे डुअल नेचर, जो डी ब्रॉगली ने समझाया। सो डुअल नेचर बेसिकली सेज दैट ईच वेव बिहेव्स एज पार्टिकल एंड ईच पार्टिकल बिहेव्स एज अ वेव। परफेक्ट। सो वेव पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा, वो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अभी समझ लिया। पार्टिकल वेव के जैसा बिहेव करेगा, ये हमें डी ब्रॉगली ने समझाया, बट हमें अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखना था। तो एक एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को, बहुत ध्यान से कंसेप्ट समझेंगे, हम अगर एक इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्सेलरेट करें, यहां पे है नेगेटिव पोटेंशियल, यहां पे है पॉजिटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन को यहां से छोड़ेंगे तो ये भागेगा, और जब वो यहां पे पहुंचेगा तो इसके ऊपर वर्क होगा, और वर्क होगा इक्वल टू ई इंटू डेल्टा वी के इक्वल। और ये वर्क कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब अब इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगी वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी आएगी तो ये वेव नेचर शो करेगा, और वेव नेचर शो करेगा जिसकी वेवलेंथ आएगी लैम्डा इज इक्वल टू, हम लोग ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। इतना वेवलेंथ आ जाएगा। ये हमने मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखा, बट प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करना भी तो है कि सच में इतनी वेवलेंथ आती भी है कि नहीं। मतलब डी ब्रॉगली ने बताया, हमने सुन लिया, थ्योरी पढ़ ली, मैथ लगा लिया, सब कुछ कर लिया, पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन वेव के जैसा बिहेव करेगा, बात खत्म। लेकिन क्या सच में वो वेव के जैसा बिहेव करता है? उसको हमने अपनी आंखों से या किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखना पड़ेगा कि सच में वो वेव जैसा बिहेव करता है। उसके लिए अभी हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं कि सच में वो वेव है। बट इसको समझने के पहले थोड़ा सा वेव फिनोमेना समझने की जरूरत है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं वेव फिनोमेना क्या है। अगर कोई वेव है, मतलब इफ वी कंसीडर दैट वी हैव एनी वेव, तो उसको तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक शो करने चाहिए: इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है कि हमारे पास अगर दो सोर्सेस हैं, वन इज S1, सेकेंड इज S2, और इन दोनों में से अगर वेव जाएगी ना, मतलब दोनों सोर्सेस वेव को एमिट कर रहे हैं, और हम सामने एक स्क्रीन लगा देते हैं, एक स्क्रीन लगाते हैं, तो इससे वेव जाएगी, यहां पे मिलेगी, और यहां से यहां मिलेगी। ये जब ये वेव मिलेगी तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव होगा तो वेव ऐसे मिलेंगी आपस में, मतलब इसको बोलते हैं सेम फेज। और जब ऐसे मिलेंगी आपस में कि एक वेव दूसरे को सपोर्ट करेगी, तो यहां बनेगा मैक्सिमा। मैक्सिमा बनने का मतलब हुआ यहां पे इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम। अगर हम बात कर रहे हैं उस वाले पॉइंट की, तो यहां भी वेव जा रही होगी ऐसे, और इधर से वेव जा रही होगी। हो सकता है यहां दोनों वेव ऐसे मिलें ऑपोजिट फेज में, तो यहां क्या बनेगा? मिनिमा। मिनिमा का मतलब यहां पे डार्क पॉइंट दिखाई देगा। इसका मतलब स्क्रीन के ऊपर कहीं मैक्सिमा, कहीं मिनिमा, कहीं मैक्सिमा, कहीं मिनिमा बन रहे होंगे। अगर सच में मैक्सिमा और मिनिमा स्क्रीन के ऊपर बनते हैं, इसका मतलब लाइट क्या है? वेव नेचर है, क्योंकि फोटोन कभी भी मैक्सिमा और मिनिमा शो नहीं कर सकते। तो ऐसे वाले नेचर को हम वेव नेचर कहते हैं। और ये वाला एक्सपेरिमेंट हम डार्क रूम में करते हैं। मतलब दो लाइट सोर्सेस ले लिए हमने जिनकी वेवलेंथ सेम है, दैट इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, और इन लाइट सोर्सेस से डार्क रूम में एक स्क्रीन लगा के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यू विल फाइंड कहीं पे ब्राइट पॉइंट बनेगा, कहीं पे डार्क पॉइंट, कहीं ब्राइट कहीं डार्क। इसका मतलब हुआ इंटरफेरेंस हो रहा है, दैट मींस लाइट वेव के जैसा बिहेव कर रही है, ये इंटरफेरेंस है। डिफ्रैक्शन क्या होता है? अगर हम एक छोटी सी ओपनिंग बना दें, मतलब एक ओपेक सरफेस है जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती है, छोटी सी ओपनिंग बना दी और यहां पे लाइट आ रही है, तो ये छोटी सी ओपनिंग ग्लो हो जाती है और ये खुद सोर्स का काम करती है। और हम अगर सामने स्क्रीन लगाते हैं तो अलग अलग पॉइंट पे, सामने भी, इधर भी लाइट ऐसी स्कैटर हो जाती है। इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। लाइट ऐसे जाएगी और यहां पे हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम दिखाई देंगे, मैक्सिमम और मिनिमम दिखाई देंगे। और अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये फोटोन में पॉसिबल नहीं था, ये केवल वेव में पॉसिबल हो सकता है। और ऐसे वाले फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब आप इमेजिन करो कि लाइट डिफ्रैक्शन दिखा रही है, अगर पार्टिकल भी डिफ्रैक्शन दिखाने लगे, जैसे मानो हमने इस पे लाइट को गिराया और लाइट ऐसे स्क्रीन के ऊपर चलेगी, कहां पे, कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क, और ऐसे कुछ बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे लाइट इज शोइंग डिफ्रैक्शन पैटर्न, दैट मींस लाइट इज अ वेव। सो ये लाइट है, अंडरस्टैंड करना। लाइट में ये होना लॉजिकल है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए कि लाइट वेव जैसा बिहेव कर रही है। वेव जा रही है एक एंड से दूसरे एंड पे। बड़े होने पे हमने पढ़ा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इमेजिन करो कि हमारे पास एक ओपनिंग हो छोटी सी, और हम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गिराएं, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, एक वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन गिरें, और ये इलेक्ट्रॉन गिरने के बाद स्कैटर हो जाए। मतलब स्कैटर होने का मतलब हुआ कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, और ऐसे करके ये यहां पे हमें दोबारा से उसी तरह का मैक्सिमा और मिनिमा शो करें।
तो हमें मालूम है कि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते, मतलब अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के जैसा बिहेव करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, कुछ यहां पे आएंगे, कुछ यहां पे आएंगे, और यूनिफॉर्म पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। यूनिफॉर्म पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब, सिंस ये पॉइंट सबसे सामने वाला है तो यहां थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉन गिरेंगे, यहां और कम और कम और कम और कम और कम, ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो लॉजिकल है, ऑब्वियस है। लेकिन अगर गलती से ऐसे हो जाए कि यहां मैक्सिमा बने, समझ आ गया, फिर यहां पे डार्क हो जाए, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गिर रहा है, यहां पे बहुत ज्यादा गिर रहा है, फिर नहीं गिर रहा, फिर गिर रहे, तो आप लोग ये बोलेंगे सर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर सच में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के जैसा बिहेव करते तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे यूनिफॉर्मली जैसा होना चाहिए। यूनिफॉर्म किस पैटर्न में होगा, यहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे और कम और कम और कम और कम। लेकिन होता सच में क्या है कि कहीं तो इलेक्ट्रॉन गिरते हैं, कहीं एक भी नहीं गिरता, कहीं फिर और गिरते हैं, फिर नहीं गिरता, फिर और गिरते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन सच में फॉल नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन इंटरफियर कर रहे हैं, और इंटरफियर करके जहां पे इस तरह का बिहेवियर आ रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन हमें शो नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन वेव जैसा, सॉरी यहां पे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के जैसा बिहेव नहीं कर रहा, वेव के जैसा बिहेव कर रहा है। कैसा, वेव के जैसा बिहेव कर रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने डेमोन्स्ट्रेट करा था, जिनका नाम था, मैं आपको जितनी चीजें अभी पढ़ा रहा हूं ये सारी चीजें वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं आपसे फास्ट पढ़ा रहा हूं। जो मैं अभी बताने वाला हूं उसका डेमोन्स्ट्रेशन हमारे टॉपिक में बहुत ज्यादा नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूं। साइंटिस्ट का नाम था ब्रैग, और ब्रैग ने एक डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो करा था, उसको हम बोलते हैं ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स डिफ्रैक्शन। तो मैं इसको ब्रैग्स लॉ के नाम से लिख देता हूं। अगर हम एक निकल का क्रिस्टल लें, निकल का क्रिस्टल लें, और क्रिस्टल में मॉलिक्यूल्स इस हिसाब से अरेंज्ड हों, तो ये मॉलिक्यूल्स की एक्सेस हो जाएगी, ये मॉलिक्यूल्स की एक्सेस हो गई, और फिर यहां पे भी मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं, देखो एक के बाद एक ऐसे कुछ अरेंज्ड है, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप होगा मान लो डी के इक्वल। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये रेगुलर पैटर्न होगा, तो फिर हर जगह डी होगा, ये भी डी होगा, ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी, सारे के सारे डी के बराबर होंगे। अब हम क्या करें, इस पे ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फॉल कराएं। मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे फॉल हो रहे हैं, ध्यान रखना ये लाइट नहीं है बेटा, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन है, ये लाइट, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गिर रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे गिरेगी तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल पे गिरा होगा वो यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस चले जाएगा, और जो अंदर से अंदर वाली लेयर पे टकराया वो यहां से ऐसे कुछ जाएगा। बट ये तो मैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा था, सच में तो यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गिरेंगे। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो हम क्या देखेंगे कि निकल क्रिस्टल में इन मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप इतना ज्यादा कम है कि वहां से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट कर सकता है, अदरवाइज पेनिट्रेशन नहीं हो सकता। और जब वो इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, टकरा के लौटेगा, तो एक्चुअली वो सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, वो हाई लेवल ऑफ वाइब्रेशन निकलते हैं, जिसको हम बोलेंगे वेव नेचर। ये तो वेव निकलती हैं। और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीम या ये वेव एक जगह पे मिलेंगी, हम अगर सामने स्क्रीन रख देते हैं तो हमें उसी तरह का पैटर्न दिखाई देता है जिस तरह का पैटर्न मैं यहां पे आपके सामने बोल रहा था, इसका जैसा मैं यहां पे बोल रहा था। इसका मतलब हुआ कि लाइट अगर हम किसी सरफेस पे गिराते हैं तो लाइट डिफ्रैक्शन शो करती है, अगर इलेक्ट्रॉन को गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन शो करते हैं। परफेक्ट। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने अभी तक वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है तो आपको इस टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये टॉपिक जैसे आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ये टॉपिक आपको पूरा का पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। सो इलेक्ट्रॉन बीम आती है, गिरती है और फिर चले जाती है, और ये आपस में इंटरफियर होती है। और जब आपस में इंटरफियर होती है तो अगर इनके बीच का गैप डी के इक्वल है और ये वाला एंगल थीटा है, थीटा किसके साथ दिखा रहा हूं मैं, इसके साथ, इस सरफेस के साथ, मतलब मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है उस सरफेस के साथ अगर एंगल थीटा है, तो इस वाली वेव और इस वाली वेव में जो पाथ डिफरेंस आता है वो पाथ डिफरेंस आता है, हम लोग लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स बोल सकता हूं मैं। बेसिकली वेव्स नहीं है, 2 बीम है, एक बीम और एक बीम, मतलब दोनों बीम की वेव्स की जगह हम बीम लिख सकते हैं। पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 बीम्स इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। मैं आपको बहुत शो नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास ब्रैग्स डिफ्रैक्शन के बारे में बहुत लंबा डिस्कशन नहीं है, सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। और वैसे भी मैं दिखाऊंगा तो आपको ये चीज तब समझ आएगी जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ चुके होंगे, तो आप अभी समझो कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, इतने के इक्वल। और ये दोनों आपस में इंटरफेयर करके हमें मैक्सिमा शो करेंगे। मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी शो करेंगे। इंटेंसिटी जो होगी, इंटेंसिटी को मैं आई से दिखाता हूं। इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होती है जब पाथ डिफरेंस इक्वल टू लेमडा हो जाए, लेमडा या 2 लेमडा या 3 लेमडा ऐसा कुछ हो जाए। ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। और हम लोगों ने यहां पाथ डिफरेंस कितना निकाला, इतने के इक्वल, मतलब
दिस वैल्यू 2d साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर लेमडा हो जाएगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऐसे वाले केस में क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। मैक्सिमा बनेगा या मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें शो होगी अगर ऐसा कुछ हो गया। तो मैं दोबारा समझाता हूं, हमने निकल का क्रिस्टल लिया, इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम फॉल हो रही है, इलेक्ट्रॉन बीम कुछ अपर सरफेस से कुछ लोअर वाली लेयर के साथ डिफ्रैक्ट होकर बाहर जाएगी और डिफ्रैक्शन के बाद ये इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव नहीं करेगा, ये वेव के जैसा बिहेव करेगा। इसको शो करने के लिए ब्रैग ने यहाँ पे स्क्रीन लगाई और स्क्रीन के ऊपर हमें मैक्सिमा मिनिमा दिखाई देते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव नहीं करते हैं, ये वेव के जैसा बिहेव करते हैं। फिर हम लोगों ने इसको चेक करा, उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन बीम को अलग अलग एंगल पे गिराया। अगर हम किसी एंगल थीटा पे फॉल कराते हैं तो इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस आता है इतने के इक्वल, और पाथ डिफरेंस इक्वल टू होगा लेमडा। यहां से हम साइन थीटा कैलकुलेट करके देखते हैं, यहां से थीटा पता चल जाता है। और उस थीटा पे मान लो ये थीटा, इमेजिन करो कि थीटा 30 डिग्री आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को 30 डिग्री पे गिराएंगे और सच में जो यहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी शो करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले मैथमेटिकल फॉर्मूले से जो हमने रिलेशन निकाला और प्रैक्टिकली जो सच में डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है वो बिल्कुल सेम है। इससे पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन बीम खुद एक वेव के जैसा बिहेव करती है, जिसकी वेवलेंथ हम यहां से भी निकाल सकते हैं और हम उससे भी निकाल सकते हैं जो हम लोगों ने रिलेशन लिया हुआ था। कैसे निकाल सकते हैं, मान लो आप इमेजिन करो कि हमें डी गिवन है, मान लो हमें डी गिवन है, हमें थीटा गिवन है, क्लियर हो गया। और हमने यहां पे स्क्रीन लगाया और हमें यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई दे रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी दिख रही है, तो क्लियर हो गया कि अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी दिख रही है तो ये रिलेशन होना चाहिए। तो हमने क्या करा, हम लोगों ने फाइंड करा किसको, लेमडा को। कैसे, 2d साइन थीटा करके हमने फाइंड करा। मान लो इसकी कुछ वैल्यू आती है, एक्स वाई जी इसकी वैल्यू आई। फिर हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस से आ रहे हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वी पोटेंशियल या डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से, क्योंकि हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन गन लगा के रखा होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा होगा, और सपोज करो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा था डेल्टा वी, और अगर डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन रन करके आ रहे होंगे तो बाय आर रिलेशन वी नो, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट लेमडा इक्वल टू 12.27 अंडर रूट वी और डेल्टा वी एंगस्ट्रॉम। अगर जिस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसकी हेल्प से लेमडा की वैल्यू आएगी ये डी ब्रॉगली की हेल्प से हमने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करी थी। और जब हमने ब्रैग का एक्सपेरिमेंट करा तो हमने लेमडा कैलकुलेट करा। अगर ये लेमडा और ये लेमडा बिल्कुल सही आता हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है प्रैक्टिकली जो हमने डेमोन्स्ट्रेट करके देखा और जो मैथमेटिकल रिलेशन डी ब्रॉगली की हेल्प से हमने देखा, दोनों वेवलेंथ की वैल्यू सेम आती है। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन वेव के जैसा बिहेव करता है, दैट मीन्स पार्टिकल बिहेव्स एज वेव। और जो मैंने अभी जितना कंसेप्ट मैंने आपको यहां से लेके वहां तक समझाया है पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, जब आप वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट करोगे और दोबारा इस टॉपिक को पढ़ोगे, आपको 100% सारा का सारा क्लियर होगा। इस चीज को ब्रैग ने तो समझाया था, इसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया एक और साइंटिस्ट ने जिनका नाम था डेविसन एंड जर्मर। दो साइंटिस्ट डेविसन एंड जर्मर, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेट करा और वो समझाया, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये डेमोन्स्ट्रेशन है डेविसन एंड जर्मर का। अभी इसको नहीं देखेंगे, अभी हम इसको देखेंगे। हमारे पास एक फिलामेंट होता है, मैं आपको लिखवा नहीं रहा, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी बात सुन के लिखते रहना। हमारे पास एक फिलामेंट है जिसको हमने लो टेंशन बैटरी के साथ जोड़ दिया। लो टेंशन बैटरी का मतलब होता है ऐसी बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया इस फिलामेंट को। बैटरी या की को जैसे हम ऑन करेंगे, यहां से करंट फ्लो करेगा, फिलामेंट में से करंट जाएगा तो फिलामेंट गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम आयनाइज हो जाएंगे और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर बहुत सारा क्लाउड बना लेंगे। कई सारे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर निकलने के लिए तैयार होंगे। ये एक तरह का सिलेंडर होता है, एक तरह का सिलेंडर है जिसमें बहुत फाइन सा हमने होल कर दिया, फाइन होल कर दिया, इसको हम कैथोड नाम दे रहे हैं। और इसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो काफी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो यहां से निकल के बाहर आ जाएंगे, यहां आएंगे। बट कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आके गलती से स्कैटर हो सकते हैं इधर या इधर, तो स्कैटरिंग से बचाने के लिए हमने एक और सिलेंडर रख दिया। इट इज अगेन अ सिलेंडर जिसमें अगेन फाइन होल है। तो
एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने के बाद स्कैटर हो जाएंगे, बस होल में से पास नहीं करेंगे, केवल वो इलेक्ट्रॉन पास करेंगे जो सीधी लाइन में चल के आ रहे हैं। जो सीधी लाइन में चल के आ रहे होंगे वो सिलेंडर को क्रॉस करके यहां से आगे निकल जाएंगे। आगे की कहानी बाद में देखेंगे, पहले हम यहां देखते हैं। सो ये फिलामेंट लो टेंशन बैटरी के साथ कनेक्टेड है। वी हैव वन सिलेंडर विच इज कनेक्टेड विद हाई टेंशन बैटरी। हाई टेंशन का मतलब काफी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे ये नेगेटिव है इसलिए हमने इसको कैथोड बोला, और ये पॉजिटिव है इसको हमने एनोड बोल दिया। सो ये सिलेंडर नेगेटिव पोटेंशियल का काम करेगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल का काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल यहां पे होगी। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल के बीच में होती है, यहां पे होगी। मतलब इस जगह पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस वाले होल को निकल के जैसे बाहर जाएंगे, निकलते साथ उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में तो फोर्स लगेगा राइट में। सो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेलरेट होंगे और यहां से यहां तक काफी तेज भागेंगे। सो सी और ए के बीच का जोन बिहेव्स एज इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन कुछ नहीं होता, एक पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइस होती है जिसपे हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो वो काफी तेजी से एक्सेलरेट होकर आगे निकलता है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन। सो दिस प्लेस बिहेव्स एज द इलेक्ट्रॉन गन। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, काफी हाई स्पीड पे आएंगे, चलते रहेंगे, और यहां पे क्रिस्टल रखा है निकल का। ये निकल का क्रिस्टल है जिसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस या वो मॉलिक्यूलर एरे अरेंजमेंट ऐसे वाला है। जो मैं आपको ब्रैग्स एक्सपेरिमेंट में लाइन दिखा रहा था, लाइन कौन सी थी, ये मॉलिक्यूलर लाइन थी ना, ऐसे वाली। डी थीटा हम लोगों ने किसके साथ देखा था, इसके साथ। जो लाइन हम लोग यहां देख रहे थे वो सेम लाइन किसी एंगल पे टिल्टेड है। इस हिसाब से एंगल पे टिल्टेड इसलिए है जिससे ये गिरने वाले इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएं। तो ये ऐसे करके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है और एक क्रिस्टल हमने सामने रखा हुआ है। अभी क्या होगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर गिरेगा तो हमें अच्छे से मालूम है कि ये अरेंजमेंट है, ये मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है इस वाली लाइन में। तो अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स यहां गिरें और इस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के साथ थीटा एंगल बनाएंगे तो रिफ्लेक्टेड भी थीटा एंगल का फॉर्मेशन करेगा, जैसे हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा था। ऑप्टिक्स में हमने कैसे पढ़ा था कि ये मान लो हमारे पास एक मिरर है और हमारे पास लाइट आ रही है लाइक दिस। अगर ये एंगल थीटा होगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी मिरर के साथ एंगल थीटा ही बनाएगी। तो यहां पे भी लाइट के जैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ये बीम अंदर जाने के बाद डिफ्रैक्ट हो रही है और फिर ये बीम वेव का फॉर्म लेके बाहर को निकल रही है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होता है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। और ऑब्वियस सी बात है, इसको हम मान लेते हैं कि ये ओरिजिनल डायरेक्शन से ये वाली डायरेक्शन का जो एंगल है वो फाई है। हमने ऐसा इमेजिन कर लिया, परफेक्ट। यहां पे एक डिटेक्टर है जो इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है और ये डिटेक्टर सर्कुलर आर्क में घूम सकता है यहां से लेके यहां तक। अब हमने क्या करा, सुनो दोबारा से। यहां से इलेक्ट्रॉन चले, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आए, टकराए और वो डिफ्रैक्ट होंगे। एक डायरेक्शन में नहीं होंगे, सब तरफ होंगे। यहां भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां भी जाएंगे, यहां भी जाएंगे, यहां भी जाएंगे, सब तरफ जाएंगे। अब हमने देखना है कि जब हम इस डिटेक्टर को यहां से लेके यहां तक घुमा रहे थे, हम मान सकते हैं इस डिटेक्टर को जैसे ये पर्दा या स्क्रीन हो, जैसा स्क्रीन में अभी आपको दिखा रहा था ब्रैग एक्सपेरिमेंट में। मैंने कहा था हम यहां पे एक स्क्रीन लगा देते हैं सामने, तो तुम ऐसे मान के चलो कि ये डिटेक्टर बिहेव करता है जैसे एक स्क्रीन हो। बट हम डिटेक्टर को अलग अलग जगह पे मूव कराते हैं। कभी हम डिटेक्टर यहां रखते हैं, कभी यहां रखते हैं, कभी यहां रखते हैं। हमने एक पर्टिकुलर एंगल पे रखा और हमने क्या देखा कि यहां पे इंटेंसिटी आ रही थी मैक्सिमम। इंटेंसिटी मैक्सिमम आने का मतलब हुआ इस पर्टिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा नंबर्स में जा रहे हैं, और जहां काफी ज्यादा नंबर्स में जाएंगे वहां पे क्या होगा, वहां बनेगा मैक्सिमा। मतलब अ पॉइंट वेयर intensity is maximum shows constructive interference। जैसा मैंने अभी प्रीवियस टॉपिक में बताया कि जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहां पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो होगा। और जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो होगा वहां पे हम कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस, अभी मैंने आपको समझाया था ब्रैग के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, ये एंगल के बारे में हम लोग ने बात करी थी, वो एंगल सेम ये वाला एंगल है। तो जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा ना, तो हमने क्या देखा कि ये एंगल अलग अलग आता है, डिफरेंट। और हमने क्या करा, कभी हमने इस वाले वोल्टेज को 44 वोल्ट कर दिया, कभी 45 कर दिया, कभी 46 कर दिया, अलग अलग वोल्टेज कर दिया।
एक बार को हमने क्या करा, इस वाले वोल्टेज को व्हेन इसको हम लोग V कहते हैं, ध्यान रखना, व्हेन V इक्वल टू 54 वोल्ट। ये एक्चुअल उनका डेमोस्ट्रेशन है कि जब V की वैल्यू थी 54 वोल्ट के इक्वल, व्हेन V इक्वल टू 54 वोल्ट, देन एट phi इक्वल टू 50 डिग्री। V कितना था? V था 54 वोल्ट और phi कितना था? 50 डिग्री। When V equal to 54 volt, then at phi equal to 50 degree, intensity is maximum. Intensity is maximum. दोबारा ब्रेक के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इंटेंसिटी जहां पे मैक्सिमम होती है वहां रिलेशन क्या आता है? 2d sin थीटा इक्वल टू लेमडा, जहां पे d क्या चीज है? d है मॉलिक्यूल के बीच का गैप। परफेक्ट हो गया। ये डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट एक्चुअली देखा गया। मैं आपको फिर बताता हूं। जब हमने यहां पे 54 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट करा तो फाई इक्वल, ये फाई निकालना तो आसान है क्योंकि रेफरेंस लाइन से हम डिटेक्टर कहां पे हमने रखा हुआ, ये एंगल निकालना बहुत आसान होता है। तो जब हमने यहां पे 54 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया तो 50 डिग्री के एंगल पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आई। इसका मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां आती है? जहां पे क्या बनता है? मैक्सिमम बनता है। और जहां मैक्सिमम बनता है वहां पे हम जानते हैं, हम लोग कह सकते हैं phi इक्वल टू 50 डिग्री इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जहां पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा वहां पे 2d sin थीटा इज इक्वल टू लेमडा आना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना बेटा। phi की वैल्यू तो 50 है। एक और डायग्राम से देखो, डायग्राम में क्या दिख रहा है? ये थीटा और ये phi, तीनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो हम कह सकते हैं थीटा प्लस phi प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से थीटा आएगा 180 माइनस phi डिवाइड बाय 2, दैट इज 180 माइनस 50 डिवाइड बाय 2, दैट इज 130 डिवाइड बाय 2, दैट इक्वल टू 65 डिग्री। इसका मतलब ब्रैग एक्सपेरिमेंट में हम phi की बात नहीं कर रहे थे, ब्रैग एक्सपेरिमेंट में हम थीटा की बात, थीटा किसके साथ था? इस वाली लाइन के साथ, मतलब जो क्रिस्टल की एक्सिस है उस वाले के साथ में था थीटा। तो हम लोग ने क्या करा, जो थीटा यहां पे है वही थीटा यहां पे, वी हैड टू कैलकुलेट दिस थीटा, और ये थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया। कितना आ गया? 65 डिग्री। सो हम लोग कह सकते हैं, सो वेवलेंथ लेमडा शुड बी इक्वल टू डी। हाँ, हम निकल क्रिस्टल यूज कर रहे थे। निकल क्रिस्टल में डी की वैल्यू ऑलरेडी 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है, ये हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल होता है, इनटू साइन थीटा का मतलब 65 डिग्री। जब हमने इस पूरे के पूरे चीज को सॉल्व करा तो ये निकल के आया 1.65 एंगस्ट्रॉम। अंडरस्टैंड करो, मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूं, फिर ब्रीफ करता हूं। जब हम यहां पे 54 का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो 50 डिग्री एंगल पे हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम समझ में आएगी, और इंटेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब हुआ यहां पे फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, और जहां पे फर्स्ट मैक्सिमा बनता है वहां पे 2d sin थीटा इक्वल टू लेमडा होता है। तो हमें phi मालूम था ऑलरेडी, phi की हेल्प से हमने थीटा कैलकुलेट कर लिया। जब हमने थीटा निकाला तो फॉर्मूला अप्लाई करा तो पता चला कि इतना वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच रहा है। सो हमें यहां तक क्लियर हो गया कि डेमोन्स्ट्रेट होने से मालूम चला कि दी electrons reaching at this point are having wavelength 1.65 एंगस्ट्रॉम। अब क्या गारंटी है कि जो यहां पे वेवलेंथ आ रही है और जो डी ब्रॉगली की वेव पार्टिकल डुअलिटी के हिसाब से वेवलेंथ आती थी वो सेम है कि नहीं है? तो हम लोगों ने दोबारा क्या करा, हम लोगों ने दोबारा डी ब्रॉगली के हिसाब से इक्वेशन लिखा। हम लोग क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, according to de Broglie hypothesis, वो क्या थी? वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी, एंड दैट इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी, दैट इज 54। और जब इसको सॉल्व करा गया तो ये 1.66 एंगस्ट्रॉम आया। इसका मतलब क्या समझ आता है? इसका मतलब डी ब्रॉगली के रिलेशन के हिसाब से जो मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने डेराइव करा था उस फॉर्मूले के हिसाब से लेमडा की वैल्यू को जब सॉल्व करा गया तो इतनी आई,
और जब हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट करके जिसमें हमने ब्रैग और डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को मर्ज करके कैलकुलेशन करके सॉल्व करा तो वेवलेंथ इतनी आई जो दोनों की दोनों नियरली सेम है। जो छोटी मोटी गलती है वो शायद किसी कैलकुलेशन की वजह से उन लोगों से हो गई होगी। इसका मतलब दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर सेम, दैट इंडिकेट्स व्हाट? डी ब्रॉगली ने जो बताया कि पार्टिकल वेव के जैसा बिहेव करता है, और उनके फॉर्मूले के हिसाब से जब हमने 54 पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग वेवलेंथ निकाली, और डेविसन जर्मर ने जब एक्सपेरिमेंट करके डिफ्रैक्शन पैटर्न को मर्ज करा, ब्रैग इक्वेशन को मर्ज करा, सबको मर्ज करके जो वेवलेंथ निकाली, दोनों की वैल्यू सेम आई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वेव के जैसा बिहेव कर रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन वेव के जैसा बिहेव कर रहा है तो दुनिया का हर पार्टिकल वेव के जैसा बिहेव करेगा, या कर सकता है, या करता है। लेकिन हम सबके लिए एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बाकी पार्टिकल बहुत साइज में बड़े होते हैं रिलेटिवली। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी और साइज में बहुत बहुत छोटा होता है, मास भी छोटा है, इनर्शिया कम होने की वजह से वो बहुत जल्दी से एक्सेलरेट हो जाता है। सो एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रॉन इज वेरी इजी रादर देन एनी अदर पर्टिकुलर पार्टिकल। सो इट वॉज ऑल अबाउट दी वेव फिनोमेना, या कंसेप्ट जिससे हमें पता चला कि पार्टिकल वेव के जैसा बिहेव कर रहा है। ये एग्जांपल करेंगे तो जितने टॉपिक्स हमने करे हैं वो उसमें उनकी थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। सो अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज दिस मच, डज सोडियम शो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फॉर ऑरेंज लाइट और नॉट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे पास ये सोडियम का क्रिस्टल है और इसके ऊपर फोटोन गिरता है, फोटोन गिर रहा है। फोटोन गिरेगा तो वो कितनी एनर्जी लेके आएगा? वो एनर्जी लेके आएगा E एंड दैट इक्वल टू hc बाय लेमडा। दैट इज h हमें गिवन है कितना? 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस हाउ मच 34 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय लेमडा दैट इज 6800 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर। इतने के बराबर हमारे पास एनर्जी हो जाएगी किसकी? इस पर्टिकुलर फोटोन की। अब हमने कैलकुलेट करना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर जूल में निकल के आएगा। जूल में क्यों निकल के आएगा? बिकॉज ये सारी की सारी SI यूनिट में वैल्यूज दी हुई है। एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 6.63 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 68 इंटू पावर कितनी हो जाएंगी? पावर हो जाएंगी ऊपर 10 पावर माइनस 18 और नीचे 1.6 इंटू 1 इंटू 10 पावर माइनस 19 भी करना पड़ेगा। ये आंसर जूल में आएगा, ध्यान रखो बच्चा, ये जूल में आएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालने के लिए हमें फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से। और यहां देखो ध्यान से, ये 2 पावर और ये माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस 8 पावर। ये नीचे -8 ऊपर -8 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा? 10 पावर माइनस 34। 10 पावर माइनस 34 ऊपर बचेगा और 10 पावर माइनस दिस इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 34 और 10 पावर माइनस 19 नीचे बचेगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है मल्टीप्लाइड बाय दिस वॉज 10 पावर 8 और ये हो जाएगा ऊपर जाके इंटू प्लस में हो जाएगा 16। कैसे हो जाएगा? ये आएगा 10 पावर माइनस 8, ये है 10 पावर 8, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये निकल के आएगा हमारे पास, इट वुड बी 1.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। सी, अगर हम 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड नहीं करते तो ये जूल में निकल के आना था। हमने डिवाइड कर दिया तो किस में निकल के आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगा। सो 1.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जो हमारा फोटोन इस वाले सोडियम के ऊपर गिर रहा है उसकी एनर्जी कितनी आएगी? इसके बराबर। जबकि इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आंसर आएगा नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए क्योंकि वर्क फंक्शन हमें गिवन है और हमारे फोटोन की एनर्जी कितनी है? इतनी है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि इन दिस केस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इजेक्टेड आउट। इसका मतलब फोटोन तो गिर रहे हैं लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं हो रहा है। या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम क्या कह सकते हैं? 1.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज लेस देन दी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हम लोग W से डिफाइन करते थे, उससे छोटा होगा, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। बहुत सही, वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल। इसको ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा है अ मेटल हैज वर्क फंक्शन
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब हमारे मेटल का वर्क फंक्शन दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। ये वाली लाइट उसके ऊपर फॉल हो रही है कितनी, 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि नैनोमीटर में गिवन है तो इतना ये वाली वेवलेंथ उसके ऊपर फॉल हो रही है। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हम अच्छे से जानते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या होता है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब होता है ये हमारे पास मेटल सरफेस, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पे हम इसको बाहर निकाल सकें, इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल सकें। तो अगर वो वेवलेंथ होगी लैम्डा नॉट, तो आने वाले फोटोन की एनर्जी होगी hc/λ0, और ये एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, बस ये वर्क फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको W के इक्वल कर देंगे। सो पहला वाला पार्ट उसने बोला है, फर्स्ट पार्ट अभी हम केवल डील कर रहे हैं, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अभी हम इसकी बात करें तो हमें मिल गया कि दिस hc/λ0 इक्वल टू W, और यहां से हम निकाल सकते हैं λ0 इक्वल टू W, सॉरी उल्टा हो जाएगा, hc/W इक्वल टू λ0। सो λ0 इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय W, दिस द वैल्यू। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू क्या हमारे पास क्या आएगी, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, उसके बाद c की वैल्यू 3.3 इंटू 10⁻8, और वर्क फंक्शन की वैल्यू है 2, लेकिन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर, दिस इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ था, जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90। परफेक्ट हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते होते हैं तो ये हमारे पास आंसर निकल के आता है नियरली 6187.5 एंगस्ट्रॉम। नो डाउट ये मीटर में निकल के आएगा, बट हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये इतना एंगस्ट्रॉम आ जाता है। ये हमारे पास क्या निकला है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मतलब इतनी वेवलेंथ अगर हम फॉल कराएंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अगर हम इससे ज़्यादा वेवलेंथ फॉल कराएंगे तो ये नहीं निकल पाएगा। हाँ, इससे कम वेवलेंथ फॉल कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। सो इट वॉज द फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हमसे पूछा है कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये हमने कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम लोग जानते हैं एक रिलेशन, मैक्सिमम एनर्जी, दिस इज बी पार्ट, के ई मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो होगी hc/λ-W। W हमारे सामने है, W हमें गिवन है, hc/λ हमने कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी पुट दीज वैल्यूज, और यहाँ पे h की वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय लेमडा की वैल्यू अभी हमें दी है 500, सो आएगा 500 इंटू 10⁻⁹। बट ध्यान रखना ये आंसर किस में आएगा, ये जूल में आंसर निकल के आने वाला है, ये जूल में आंसर आएगा। लेकिन हमारा आंसर किस में दिया था, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया था W। तो या तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं या फिर हम उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक काम करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अभी क्या हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये जूल में कन्वर्ट हो गया, और ये भी किस में, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो आंसर किस में आएगा अब हमारे पास, अब आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस कम्स आउट 0.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक इतना क्लियर है। यहां से हमारे पास की मैक्स कैलकुलेट हो गया। और सी पार्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं कि हमारा ये सरफेस है और इसमें से इस पे गिरे फोटोन, इसमें से निकला इलेक्ट्रॉन, कितनी काइनेटिक एनर्जी से, के मैक्स से। इसको रोकने के लिए हमें ऑपोजिट पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, और वो पोटेंशियल कितना वर्क करेगा, वो वर्क करेगा ईवी के बराबर। सो के मैक्स इक्वल टू ईवी, जहां पे वी क्या चीज होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छी बात क्या है, ये ईवी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। सो ई से ई कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 0.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट, बट ये वी, इस वाले वी का मतलब क्या है, इस वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। एक काम करते हैं हम लोग, उसको वी हमें कंफ्यूज कर सकता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई इंटू डेल्टा वी। ई से ई कट जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस डेल्टा वी इक्वल टू 0.475 वोल्ट। डेल्टा वी इक्वल टू 0.475 वोल्ट इज द आंसर।
आप देखेंगे ध्यान से, ये न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं होते, बट इनकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी मुश्किल होती है। कई बार हम कन्वर्जन गलत कर जाते हैं, कई बार हम जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से इसमें हल्की सी डिफिकल्टी आ जाती है। सो ये हमने बहुत ध्यान में रखना है जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो। सो नाउ वी हैव अनदर एग्जाम्पल। वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सीजियम का वर्क फंक्शन दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ न्यू नॉट, दैट इज एंड वेवलेंथ फॉर द brought to zero by the stopping potential is so basically we have to calculate the work function of cesium is given और हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, पहला पार्ट। तो एक काम करते हैं, पहले हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, फिर बाकी की चीजें फाइंड करेंगे। हमें मालूम है अच्छे से वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। मतलब अगर हम न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिराएं जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल जाए, इसका मतलब दिस एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन। यहां से आ जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज W अपॉन H एंड दिस इज इक्वल टू W इज बेसिकली कितना गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and divided by H, that is 6.63 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू हमें गिवन है, परफेक्ट है। लेकिन ये किस में गिवन है? ये जूल सेकेंड में गिवन है। अब जूल को हमने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बेसिकली इसको कन्वर्ट नहीं करते, ये तो ऑलरेडी जूल है। ऊपर वाला ऐसा यूनिट नहीं है। अच्छा, हम उसको कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वैल्यू कितनी आएगी? 2.18 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। यू नो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दिस मच। सो ऊपर भी जूल में आ गया, नीचे जूल सेकेंड में आ गया, दैट इज 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। जूल से जूल कैंसिल हो गया, ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स को हम हर्ट्ज जानते हैं। हर्ट्ज मतलब ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5.16 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज इज आर वैल्यू। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाती है। अभी सेकेंड पार्ट क्या दिया है? द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल दिस मच। आप ध्यान से देखो, सेकेंड पार्ट को समझें। जब हम फोटोन गिराते हैं सरफेस के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से, और उसकी वैल्यू होती है एच न्यू माइनस, या एच न्यू माइनस बोल सकते हैं, या फिर एच सी अपॉन लेमडा। क्योंकि हमें वेवलेंथ निकालना है तो हम बोल सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू। और जो के मैक्स से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इनको रोकने के लिए हम ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाते हैं तो वो वर्क करता है ईवी के बराबर। तो ये हो जाएगा ईवी, जहां पे वी क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल एच सी बाई लेमडा माइनस डब्ल्यू। अगर हम इसको रिलेट करें, सिंस हमने लेमडा कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कह सकते हैं? ईवी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। यहां से लेमडा क्या आएगा? लेमडा आएगा एच सी अपॉन ईवी प्लस डब्ल्यू। आपने कुछ नहीं करना, आपने सबकी वैल्यू डालनी है। अब ध्यान से देखो, हमने सब एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा। 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 पावर 8, ई को लिखेंगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और पोटेंशियल हमें दिया हुआ कितना? 0.6 के बराबर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है इतने के बराबर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जबकि ये जूल में आएगा। तो इसको लिखना पड़ेगा 2.14 इंटू 10 पावर 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये भी जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 454 नैनोमीटर के इक्वल आता है। आप इसको सॉल्व करके देख लें, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नाउ वी हैव अनदर। इसमें लिखा है अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑपरेटिंग एट 500 वॉट। मतलब हमारे पास सोर्स की जो एनर्जी है वो कितनी है? 500 वॉट का सोर्स है, और वो सोर्स क्या करेगा? सोर्स में से निकलेंगे फोटोन, कितने बड़े सारे फोटोन। अब मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑपरेटिंग एट 500 वॉट एमिट्स कितने फोटोन? 6 इंटू 10 पावर 20 फोटोन। इतने सारे फोटोन एमिट करेगा कितनी देर में? पर सेकेंड। ये सब कुछ पर सेकेंड हो रहा है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। एक चीज हम जानते हैं, पावर क्या होती है? पावर होती है बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये पावर होगी। एनर्जी को कैसे समझाएंगे? एनर्जी को समझाएंगे हम N इंटू एच सी बाय लेमडा। ये कैसे लिखा हम लोगों ने? एच सी बाय लेमडा क्यों लिखा है? क्योंकि एक फोटोन की अगर वेवलेंथ लेमडा के इक्वल होगी
एक फोटोन की वेवलेंथ अगर लेमडा के इक्वल होगी तो फोटोन की एनर्जी आएगी hc बाय लेमडा के इक्वल। और ऐसे ऐसे कितने फोटोन गिर रहे हैं, n फोटोन गिर रहे हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, n hc बाय लेमडा। और n है पर सेकेंड, ये पर सेकेंड है, तो ये बन गया जूल पर सेकेंड, और उसको हम क्या बोलेंगे, वॉट। नाउ एवरीथिंग इज गिवन, लेमडा हमने कैलकुलेट करना है, पावर को हम लोग p बोल देते हैं, पावर को p बोलते थे, लेमडा कैलकुलेट करना है तो वो क्या आएगा, n hc divided by p. Now this is equal to how many 6 into 10 power 20 into 6.6 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power 8 divide by power is 500 watt and everything is given in SI यूनिट। ये सबका सब जो चीज़ें गिवन है वो सारी की सारी SI यूनिट में है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 पावर में आएगा और वो मीटर में आएगा। जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है, रादर सॉल्व करने के बाद आ रहा है 2376 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर, या इसी को हम बोल सकते हैं 2376 एंगस्ट्रॉम इज दी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है। परफेक्ट। नाउ वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल। इसे देखो, एन इलेक्ट्रॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ दीज पार्टिकल्स हैज शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये डी ब्रॉगली आ गया। डी ब्रॉगली को समझे, पहले हम लोग जानते थे अच्छे से कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमें मालूम है। अगर हम यहां से m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1/2m और m इंटू वी का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, p। तो यहां से p कितना निकल आता है, √2km। ये हम लोग ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ कितना आता है, h/p। कौन सी वाली वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ध्यान रखो h/p का मतलब होगा 2km। ध्यान से देखो, हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम है। अगर सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है मास। इसका मतलब रिलेशन किस में आ गया, मास में आ गया। तो काइनेटिक वेवलेंथ किसकी सबसे कम होगी, जिसका मास सबसे ज्यादा होगा। अगर हम बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस मास ऑफ प्रोटॉन वर्सेस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट होता है तो मास ऑफ प्रोटॉन लगभग, आप अंदाजा लगाओ कितना होता है, 1836 टाइम्स ज्यादा होता है। 1836 टाइम्स ज्यादा होता है। और अल्फा पार्टिकल का मास तो प्रोटॉन से भी 4 टाइम्स होता है, ये 1836। इसका मतलब सबसे ज्यादा मास किसका है, सबसे ज्यादा मास है अल्फा का, उससे कम है प्रोटॉन का, उससे कम है इलेक्ट्रॉन का। तो अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो रिलेशन आएगा उल्टा, जिसका मास सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम। तो ये ऐसा कुछ हमारे पास रिलेशन यहाँ पे क्या लिखना था हमने, यहाँ पे लिखना था इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम था तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सबसे छोटी वेवलेंथ होगी किसकी, अल्फा पार्टिकल की, उससे बड़ी वेवलेंथ होगी प्रोटॉन की, और सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की। इट वाज अबाउट दिस। नाउ वी हैव वन मोर एंड ये हमारा लास्ट एग्जांपल है। इमेजिन करो हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, इन एन एक्सपेरिमेंट on photoelectric effect, the graph between maximum kinetic energy, the graph between maximum kinetic energy and frequency nu of emitted photon from a metal surface is found to be as shown in figure. Perfect. Calculate. अब हमने कैलकुलेट करना है ये सारी चीज़ें। ये कैलकुलेट करने के पहले थोड़ा सा देखते हैं हमारे पास रिलेशन क्या होता था। हमारे पास रिलेशन होता था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, रादर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती थी h न्यू माइनस w। याद करो आप, ये रिलेशन होता था, मतलब h न्यू एनर्जी का फोटोन गिरेगा। याद करो, हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बारी, ये सरफेस पे h न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिरेगा, उसकी एनर्जी होगी h न्यू, w एनर्जी का लॉस हो जाएगा, ये वर्क फंक्शन है, बची एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। परफेक्ट हो गया, ये हमें अच्छे से मालूम है। और ये स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब अगर हम इस वाले ग्राफ को ना भी देखें और हम अगर ग्राफ प्लॉट करें जो हम लोगों ने लेक्चर में भी प्लॉट करा हुआ, तो हमें पता चलेगा। इसको हम बोल सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, मतलब हम लोग ये ऐसा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। परफेक्ट। ये एंगल होगा थीटा, और टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं इस ग्राफ में, टेन थीटा को इस ग्राफ में हम बोलते हैं स्लोप, और वो किसके बराबर होगा, वो h के बराबर होगा। हमें साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, कोई आपसे बोले कि सर ये क्या चीज़ है, ये इंटरसेप्ट है, और ये कौन सा होगा, ये होगा, इसको हम बोलेंगे w। परफेक्ट। फिर न्यू क्या चीज़ होगा, न्यू होगी वो वैल्यू जो यहाँ पे दी होगी, और काइनेटिक एनर्जी होगी ये वाली वैल्यू जो हमें यहाँ पे गिवन होगी। मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट आएगी। ग्राफ में भी देखो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट आएगी। उसने बोला पहली चीज़
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है व्हेन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब? हम ऐसी फ्रीक्वेंसी पे फोटोन को गिराएं कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकलने पे बस जीरो के बराबर हो, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वो कहां पे होगी? वो यहां पे होगी। इधर देखो, इस वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इस वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है जीरो, और जहां काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो आएगी उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड। यहां देखो ध्यान से, ये 2 लिखा है, 4 लिखा, तो ये लगभग क्या होगा? ये 3 होगा। तो इसका जो आंसर आएगा व्हेन काइनेटिक एनर्जी जीरो, फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वो कितने के इक्वल आएगी? वो लगभग 3 × 10⁻14। इंटू क्यों बोला? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है इंटू 10⁻14 क्या चीज आएगा? हर्ट्ज या पर सेकेंड इज दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर, कोई हमसे पूछे सेकेंड आंसर। सेकेंड आंसर में उसने हमसे पूछा कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। साफ साफ दिख रहा है हमें ये क्या चीज है, ये वर्क फंक्शन है, दिख रहा है ना? मैंने आपको बताया था ये वर्क फंक्शन है, और ये -c होगा, जहां पे कट करेगा वो वर्क फंक्शन के बराबर होगा। और वो कितना आ रहा है यहां से? यहां साफ दिख रहा है 2 इंटू, हम माइनस में नहीं लेंगे, ऑल्दो ये ग्राफ में नेगेटिव में वैल्यू आ रही, बट वर्क फंक्शन तो पॉजिटिव वैल्यू निकलती है ना। 10⁻−19 लिखा है। इसका मतलब बिना कुछ करे हुए हम कह सकते हैं वर्क फंक्शन होगा 2 × 10⁻−19 क्या जूल। खत्म हो गया। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी अभी मैंने बताया था ये जो स्लोप है ना, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, tan θ इक्वल टू स्लोप इक्वल टू h। और स्लोप हम निकाल लेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे tan θ, ये थीटा मान लेते हैं, इसको हम थीटा मान लेते हैं। tan θ क्या आएगा? tan θ आएगा दिस अपॉन दिस। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं थर्ड पार्ट इज h इक्वल टू स्लोप, एंड दैट स्लोप इज इक्वल टू दिस वैल्यू, दिस वैल्यू। ये वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 3 के बराबर, 3 × 10⁻−19। ये वैल्यू आएगी 3 × 10⁻−19 डिवाइडेड बाय, क्या बोलेंगे हम लोग? 3 × 10⁻−19 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू। और ये वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, कितना आ जाएगा? 5 × 10⁻14। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 × 10⁻14। परफेक्ट हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 30/5 × 10⁻−34, दैट इज 6 × 10⁻−34 इज आंसर। यूनिट हमें ऑलरेडी आती है। और क्या रह गया? और रह गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बाय द लाइट फॉर द फ्रीक्वेंसी दिस मच। मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, ये है वो फ्रीक्वेंसी। कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी है? ये फ्रीक्वेंसी, ये वाली। और इस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इतनी है। तो लास्ट पार्ट का आंसर आएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच? इस वाली फ्रीक्वेंसी पे इतनी, 3 × 10⁻−19 जूल। इट वॉज ऑल अबाउट द गिवन एग्जाम्पल्स। सो ये थोड़े से एग्जाम्पल मैंने दे दिए। ये देने का बेसिक पर्पस था कि आपको जो हमने अब तक पढ़ा है टॉपिक, उसमें हल्का सा ग्रिप आ जाए। एंड मैं होप करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इट वॉज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर, एक्सपेरिमेंट और पार्टिकल का वेव नेचर, ये सारा कुछ ओवर है। नेक्स्ट टॉपिक इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।